नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती के हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो स्टे ऑर्डर आया है, उस पर आज बात करेंगे। कुछ प्रमुख बिंदु निकल के आए हैं, उस पर विश्लेषण करेंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर का। सरकार की जल्दबाजी से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये सरकार की जो जल्दबाजी है, इसी ने अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाला है। क्योंकि आज काउंसलिंग का पहला दिन था, बहुत सारे अभ्यर्थी, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी जो है जनपदों में आए हुए थे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आज ही के दिन जो है कोर्ट का ऑर्डर आया और सरकार जानती थी कि आज के दिन कोर्ट का ऑर्डर आएगा और उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार ने फिर भी आवंटन सूची जारी करके ये स्टेप लिया। ये सरकार की जल्दबाजी है जिसकी वजह से अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान हैं। और इस 69,000 शिक्षक भर्ती को जब से स्टार्ट हुई है, सरकार ने पूरी तरीके से जो है उलझा के रख दिया है। सरकार के पास इतने योग्य अधिकारी नहीं हैं जो पेपर को अच्छी तरीके से सेट कर पाएँ। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो पीएनपी में जो भी विषय विशेषज्ञ हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। बहुत अच्छी बात है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिख दी है कि किस प्रकार के विषय विशेषज्ञ हैं जो एक इस मामले को हल नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार की लापरवाही है, जो पीएनपी की लापरवाही है, वो पूरी तरीके से देखने को इस भर्ती में मिली है। चाहे वो धांधलेबाजी की बात हो, चाहे संशोधित उत्तरमाला की बात हो। संशोधित उत्तरमाला में आपने क्या किया, आपने 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस करके बढ़ा दिए, कामन कर दिए। आपत्तियों पे आपने बहुत ज़्यादा विचार ही नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो है सरकार को और पीएनपी को एक कटघरे में खड़ी करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार की पूरी तरीके से किरकिरी हुई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सपर्टीज़ हाई नहीं, मतलब सब्जेक्ट के एक्सपर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसे योग्य अफसर, ऐसे विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस वजह से हाईकोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़ रहा है कि वो जा करके जो यूजीसी है उसके पास जो है पीएनपी जाए और वहाँ पर जो है यूजीसी खुद निर्धारित करे एक्सपर्टीज़ को, उसके बाद जो है इन प्रश्नों पे निर्णय आए। तो ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मिंदाजनक बात है कि उसके पास जो है विषय विशेषज्ञ नहीं है, अच्छे अधिकारी नहीं हैं, योग्य अधिकारी नहीं हैं, योग्य विषय विशेषज्ञ नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं और उससे निश्चित रूप से सरकार की ये जल्दबाजी सरकार की छवि को धूमिल कर रही है। दूसरी बात, अब बात करेंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर की। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में सबसे पहले क्या हुआ, हाई कोर्ट के ऑर्डर में सबसे पहले लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जब से स्टार्ट हुई है तब से यह भर्ती मुकदमे में लगातार उलझती जा रही है और इसमें बहुत भारी संख्या में याचिकाकर्ता उत्तरमाला के विवाद को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको नज़रअंदाज हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है। उनकी दलीलें एकदम सत्य लगती हैं और जो भी 13 प्रश्न मैंने आपको बताए थे जो इन्होंने वहाँ पे नोट कराया था, उसका पूरा हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम कर दिया है कि इन्होंने जो तर्क दिए हैं उन 13 प्रश्नों पर वो बिल्कुल पूरी तरीके से निराधार हैं पीएनपी के। और इससे जो है जो याचिकाकर्ता हैं उनको जो है इसका लाभ दिया जाएगा, उनको जो है इन प्रश्नों पे नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ तक ये भी लिख दिया है ऑर्डर में कि यदि याचिकाकर्ता के नंबर जो है बढ़ाए जाएंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट में संशोधन होगा और उसका लाभ जो है सभी जो 4 लाख अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट थे सभी को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉमन अंक मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1,46,000 से ये संख्या संशोधित रिजल्ट में बढ़ सकती है, क्योंकि आज काउंसलिंग का पहला दिन था। जैसे ही हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, शिक्षा मंत्री ने बैठक करी। बैठक करने के तुरंत बाद जो है ये निर्णय लिया गया और तत्काल प्रभाव से जो है काउंसलिंग को रोक दिया गया। अब काउंसलिंग में जितने भी अभ्यर्थी आए थे वो कितने परेशानी झेले होंगे, किस प्रकार वो आए होंगे, कितना उन्होंने पैसा खर्च किया होगा, ये सारी चीज़ें जो है सरकार को बिल्कुल सूझता नहीं था। सरकार को करना क्या चाहिए था, एक दिन डिले कर देती, लेकिन ये मामला जो है देख लेती, कोर्ट का ऑर्डर देख लेती कि कोर्ट के ऑर्डर में वास्तव में आना क्या है। रही बात, अभी सिंगल बेंच से पूरा ऑर्डर अभी नहीं आया है, यानी कि ये केस फाइनल नहीं हुआ है। तो केस ना फाइनल होने की वजह से सरकार कैसे डबल बेंच जाएगी, ये प्रश्न उठता है। न्याय विभाग के अधिकारी, आखिर इनके जो न्याय विभाग के अफसर हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको जो है बिल्कुल योग्य नहीं है क्या।
हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी पूरी तरीके से आया नहीं। जब सिंगल बेंच का ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तब सरकार डबल बेंच जाएगी। और उसके बाद अगले पैराग्राफ में जो है 68,500 जो भर्ती हुई है उसमें जो 40-45 कट ऑफ निर्धारित थी उस पर जो है चर्चा की गई है। उसके बाद जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हुई है उसका पाठ्यक्रम, उसकी समय सारणी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंडिकेट की गई हैं। उत्तरमाला से लगा करके आपत्ति तक, संशोधित उत्तरमाला, रिजल्ट तक, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं जो कि एक बहस का हिस्सा थी। और साथ ही साथ जो 7 जनवरी को जो इन्होंने आदेश दिया था परीक्षा हो जाने के बाद 60-65 जो कट ऑफ निर्धारित की थी, उस आदेश का भी पूरी तरीके से प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। और प्रबोध वर्मा स्टेट ऑफ यूपी 1984 में जो है सीएसन इन्होंने नोट कराया है कि जब भारी संख्या में कोई अभ्यर्थी आते हैं तो निश्चित रूप से उनका पक्ष सुनना पड़ता है। कितनी भारी संख्या में आ रहे हैं तो वास्तव में ये जो है इनका मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और ये सही कह रहे हैं। तो हाई कोर्ट जो है इस पर पूरी तरीके से जो है ऑर्डर करता है और उस पर जो है नोटिस जारी करता है। और एक चीज़ पूरी तरीके से स्पष्ट है इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में, यदि याचिकाकर्ता के अंक बढ़ते हैं तो रिजल्ट संशोधित होगा, उत्तरमाला संशोधित होगी और संशोधित होने के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट, तो इसमें सभी के अंक बढ़ेंगे। इसके बाद जो है बहुत सारे तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए हैं। सरकार और जो एजी साहब थे और जो पेटिशनर के वकील थे, जो भी भदौरिया थे और एलपी मिश्रा थे, वो उन्होंने जो है तर्क वितर्क किए हैं। और कई सारे सीएसन आपको इसमें देखने को इस ऑर्डर में मिलेंगे। कई सारे जो पिछले ऑर्डर हुए हैं उनका जो है सीएसन दिया गया है। अब बात करेंगे उन प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न है एक शैक्षिक प्रशासन वाला, जिसमें परिभाषा में जो है उनका नाम का उल्लेख नहीं है। उस पर भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। मैंने आपको बताया था जब जो इन्होंने जो 13 क्वेश्चन वाला आपने वीडियो देखा होगा, उसमें शैक्षिक प्रशासन को लेकर मैंने आपको बताया था कि इसमें इन्होंने जो पीएनपी वाले हैं, जो पीएनपी के विशेषज्ञ हैं, वो तार्किक रूप से एक रीजनिंग तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं शैक्षिक प्रशासन को। तो इस पर भी टिप्पणी की है कि ये पूरी तरीके से तार्किक नहीं है और इस पर जो है लेखक का नाम बिल्कुल सही नहीं है। इस पर जो है कामानंक दिया जाना चाहिए, हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न आता है गोरखनाथ वाला। गोरखनाथ वाले प्रश्न में भी पूरी तरीके से टीजीटी का सीएसन नोट कराया है कि टीजीटी में पूछा गया प्रवर्तक कौन थे, तो आंसर था गोरखनाथ। इसमें पूछा गया तो इसमें आंसर है मच्छेंद्र नाथ। आखिर ये पेपर सेटर जो बैठे हैं ये क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ का उल्लेख किया गया है गोरखनाथ वाले में। सामाजिक प्रेरक आत्मगौरव है या प्रेम है, ये भी प्रश्न है। इसको लेकर के पीएनपी पूरी तरीके से उनके जो विशेषज्ञ हैं वो भी आपस में भी सहमत नहीं है, ना कोई तार्किक विश्लेषण इसका जो है वहाँ कोर्ट में प्रस्तुत कर पाए हैं। अगला एक संविधान सभा का क्वेश्चन है, उसमें स्थायी अस्थायी अध्यक्ष जो है नहीं माना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें पीएनपी ने जो वहाँ पे जो विश्लेषण किया था इस क्वेश्चन का, उसमें लिखा था कि इसमें अस्थायी और स्थायी प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया है, इस वजह से सच्चिदानंद सिन्हा सही हैं। तो दोस्तों इस पे भी जो है टिप्पणी की है कि आपने क्वेश्चन पूछा और प्रकृति का उल्लेख नहीं किया। और पीसीएस का एक क्वेश्चन जो पूछा गया है पीसीएस जे में, उस प्रश्न का इस हाईकोर्ट के ऑर्डर में उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर आप प्रश्न की प्रकृति देखिए और अपने प्रश्न की प्रकृति देखिए जो आपने यहाँ पर जो है इंडिकेट किया है। अगला क्वेश्चन जो है एक पढ़ने लिखने की क्षमता को लेकर है और इसका जो पिछली जो यूपी टेट हुई है उसमें भी उसका पूरा नोट किया गया है कि ये यूपी टेट में पूछा गया था। तो ये पठन विकार डिसलेक्सिया होता है, ना कि लिखने पढ़ने की क्षमता डिसलेक्सिया होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 5 क्वेश्चन पूरी तरीके से नोट कराए हैं। कई अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि अब 13 प्रश्न थे तो केवल 5 क्यों। तो दोस्तों एक चीज़ और ऑर्डर में ये भी की गई है कि यूजीसी को जो यहाँ से पीएनपी से भेजा जाएगा उसमें नंबर 1 पे पूरी आपत्तियाँ भेजी जाएंगी। जितने प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियाँ की थी वो सारी आपत्तियाँ यूजीसी को भेजी जाएंगी और यूजीसी का जो गठित पैनल होगा वो सारे प्रश्नों की जांच करेगा। ये अभ्यर्थियों की जो आपत्तियाँ हैं जितनी भी की गई हैं वो सब भेजी जाएंगी। उत्तरमाला भेजी जाएगी, संशोधित उत्तरमाला भेजी जाएगी और क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यूजीसी के अंडर दी जाएंगी पीएनपी के द्वारा। ये हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से उल्लेख कर दिया है और पूरी उत्तरमाला की जो है जांच की जाएगी। तो
5 प्रश्न तो खैर हाईकोर्ट के ऑर्डर में नोट कराए गए हैं, लेकिन जितने भी प्रश्नों पे आपत्ति है उसकी यूजीसी जांच करेगा और एक रिजल्ट बना करके, एक उत्तरमाला बना करके पीएनपी को सौंपेगा, और वो पीएनपी जो है उस उत्तरमाला को एक एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। और इसमें एक चीज़ और, कोर्ट ने ये भी माना है कि जो अंतिम उत्तर कुंजी है उसमें कुछ प्रश्न पूरी तरीके से अपुष्ट हैं और गलत हैं, कईयों का जो है जवाब सही नहीं है, कईयों में कई उत्तर हैं और कई सही तरीके से पूछे नहीं गए हैं। ये भी कोर्ट ने जो है अपने ऑर्डर में टिप्पणी की है। और ये भी एक टिप्पणी कर दी कि विषय विशेषज्ञ की जो रिपोर्ट है ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही है, कहाँ से इन्होंने जो है क्वेश्चन उठाए हैं और ये क्या कहना चाहते हैं, ना इनके पास कोई सबूत है, पूरी तरीके से कोई प्रमाणिक प्रूफ भी नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर के स्टे ऑर्डर दे दिया है। स्टे ऑर्डर कब से है? 8 मई 2020 से जो है स्टे ऑर्डर है, जब से प्रक्रिया जो है चालू हुई है। और आगे बात करेंगे कि जो सभी आपत्तियां हैं वो जांची जाएँ। इस पर मैं बता चुका हूं आपको कि सारी आपत्तियां जितनी भी आप लोगों ने की हैं, जितने प्रश्नों पे की हैं, वो सभी जांची जाएंगी। जो एक्सपर्टीज होगा यूजीसी की जो पैनल गठित करेगा, उसके बाद 10 दिनों में जो है पीएनपी जो है, आज से 10 दिनों में पीएनपी यूजीसी को 10 दिनों का टाइम दिया गया यूजीसी को जो है आपत्तियां, उत्तर कुंजी, अंतिम उत्तर कुंजी, ये सारी चीज़ें जो है यूजीसी को भेजेगी। उसके बाद यूजीसी जो है वो 1 सप्ताह के अंदर उसको पैनल गठित करना होगा एक्सपर्टीज का, यानी कि जो विषय विशेषज्ञ होंगे, जो विशेष योग्यता रखते होंगे, उनका पैनल जो है 1 हफ्ते का टाइम जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिया गया है कि वो एक पैनल गठित करे और ये पैनल जो हो उसमें विषय विशेषज्ञ रखे जाएं। पैनल क्या करेगा? 2 सप्ताह में, पैनल को 2 सप्ताह का टाइम दिया गया कि 2 सप्ताह में वो इन प्रश्नों पर अपनी राय जो है वो यूजीसी को सौंप दे और यूजीसी जो है पीएनपी को सौंप दे। और उसके बाद जो है पीएनपी एफिडेविट के माध्यम से जितने प्रश्न जो भी प्रश्न बनते हैं एफिडेविट के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न पर जो भी यूजीसी के एक्सपर्टीज ने राय रखी है वो एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करे। और उसके बाद कोर्ट ने 12/7/2020 यानी कि 12 जुलाई की डेट लगा दी है। आप सभी को ज्ञात होगा सुप्रीम कोर्ट में भी डेट जो है 12 जुलाई है। तो ये पूरा ऑर्डर के कुछ बिंदु थे जो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताए। इस ऑर्डर के पक्ष में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए किसी के 96 नंबर थे या 95 नंबर थे और उसका गुणांक जो है 68-69 बन रहा था, तो यहाँ पर अगर अंक बढ़ेंगे तो ये 97, इसका उल्लेख हाईकोर्ट ने इनडायरेक्टली अपने ऑर्डर में किया है। तो अगर 1 नंबर बढ़ता है तो 96 वाला 97 अंक पा जाएगा। चूँकि उसका गुणांक 68 था तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करेगा तो निश्चित रूप से वो जो 67 वाला सिलेक्ट हुआ है उससे ऊपर आ जाएगा। ये चीज़ उन्होंने कही है कि इतनी भारी संख्या में चूँकि अभ्यर्थी आए हैं यहाँ पर तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन प्रश्नों में गड़बड़ झाला जरूर है। और ये पूरी भर्ती जो है मुकदमे में पूरी तरीके से जब से ये स्टार्ट हुई है तब से उलझी हुई है। ये सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। अगर नंबर बढ़ते हैं तो 1,46,060 का आंकड़ा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मैं अपने सारे वीडियो में कहता आया हूँ कि नंबर बढ़ने के साथ साथ जो मेरिट है उस पर पूरी तरीके से असर होगा, इसको बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। कई अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, तो उन सवालों का जवाब जो है समय के साथ आप लोगों को मिलता जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जवाब जो है ज़रूर दूं और निश्चित रूप से एक दिन लाइव सेशन करूंगा और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उन प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हाई कोर्ट के ऑर्डर का जो संक्षेप में सारांश था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और एक चीज़ पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी कि जो सरकार की जल्दबाजी थी उसमें चयनित अभ्यर्थियों को भी परेशानी हुई, जो चयनित नहीं है, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको भी परेशानी हुई है। और ये भर्ती चूँकि ये हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का दूसरा, मान लीजिए दूसरा स्टे ऑर्डर है, एक स्टे ऑर्डर पे भर्ती कितनी लंबी खिंची थी, दूसरे ऑर्डर पे कितनी लंबी खिंचेगी। कुछ अभ्यर्थी प्रश्न कर रहे थे कि 13 प्रश्न और उसमें केवल 5 का उल्लेख किया गया है, तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। पूरा आपका पेपर, पूरी आपने जो आपत्तियां की हैं वो यूजीसी को भेजी जाएंगी और प्रत्येक आपत्ति पर
इन प्रश्नों के अलावा, इन 5 प्रश्नों के अलावा प्रत्येक आपत्ति पर जो है यूजीसी विचार करेगा और अपने उसके एक्सपर्टीज जो है उत्तरमाला तय करेंगे और संशोधित रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के सरकार जो जल्दबाजी करना चाहती थी, सरकार ये सोच रही थी, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सरकार ये सोच रही थी कि कल जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और ऑर्डर में हाईकोर्ट जो है समान अंक देने की बात करेगा, कॉमन अंक देने की बात करेगा। ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही थी। उसके बाद ये लोग डबल बेंच चले जाएंगे और ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर सरकार ने स्टे, जो हाईकोर्ट था उसने पूरी तरीके से स्टे ऑर्डर यहाँ पे दे दिया और साथ ही साथ तारीख भी लगा दी, यानी हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया नहीं, केवल स्टे दिया और एक तारीख भी लगा दी 12/7/2020, यानी 12/7/2020 तक जो है सरकार को वेट करना पड़ेगा। इस दिन यदि हाईकोर्ट डिसीजन दे देता है तो निश्चित रूप से सरकार डबल बेंच जा सकती है। इससे पहले सरकार डबल बेंच नहीं जाएगी। जो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं इसके बारे में आपका क्या विचार है? वो कह रहे हैं कि हम डबल बेंच में जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से आप डबल बेंच में जाएंगे। पहले सिंगल बेंच से ये मामला डिसाइड होगा तभी। तो दोस्तों अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी मिलेंगे नए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।